हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए, कैसे हैं आप लोग? मन तो नहीं लग रहा है किसी का लॉकडाउन में, लेकिन क्या कीजिएगा, अब तो ऐसे ही जब तक लॉकडाउन है तब तक चलना पड़ेगा। चलिए, तो आशा है आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे अपने पढ़ाई को जारी रखते हुए। चलिए, आज फिर से क्लास शुरू करते हैं। क्लास 12th बायोलॉजी, ये दूसरा टेस्ट है, टेस्ट कर सकते हैं या क्लास भी कर सकते हैं इसको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें क्वेश्चन लिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप के। चलिए, आज की क्लास फिर से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी, पीडोलॉजी नाम सुना होगा आपने। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है चट्टानों का, पौधों का, फलों का या भूमि का। यानी पीडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपने पढ़ा होगा पौधों का अध्ययन या चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, सबके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। पौधों का अध्ययन आप बॉटनी के अंतर्गत करते हैं या वनस्पति विज्ञान भी जिसे कहते हैं। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? पीडोलॉजी। तो पीडोलॉजी यहाँ आंसर हो जाएगा इसका भूमि का अध्ययन। जी हाँ, चौथा जो ऑप्शन है ये सही होगा। पीडोलॉजी के अंतर्गत भूमि का अध्ययन किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपि है। एकमात्र कपि जो कि सिर्फ भारत में पाया जाता है, इसमें कौन सा है? ऑप्शन है ओरांगुटान, हुलो गिब्बन, चिंपैंजी या गोरिल्ला। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुलो गिब्बन। यही एक कपि है जो कि सिर्फ भारत में पाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक या फंजाई को क्या कहते हैं? गोबर पर जो उगता है, ऑप्शन है टरिकोलस, कोप्रोफिलस, जुफिलस या सॉक्सिकोलस। इनमें से क्या कहलाता है? गोबर पर उगने वाला जो कवक है वह क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोप्रोफिलस। गोबर पर जो कवक उगते हैं उनको कोप्रोफिलस कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन है, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, क्यों? क्या होता है कैंसर जब होता है? तो यह ऑप्शन है, इससे ट्यूमर में तेजी से वृद्धि होने लगती है। यानी वृद्धि, कैंसर जब होगा तो ट्यूमर होगा और ट्यूमर में वृद्धि होने लगेगा। चलिए, लेकिन यहाँ पूछ रहे क्यों यह एक जानलेवा बीमारी है। दूसरा ऑप्शन है, इसके होने से कोशिका, ऊतक या अंग असामान्यता की स्थिति में आ जाते हैं या उनमें असामान्यता आ जाती है। तीसरा ऑप्शन है, जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, यानी कैंसर एक जानलेवा बीमारी इसलिए है क्योंकि ये जब होता है तो जैविक अंग जो है ये नष्ट हो जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, घटपर्णी को कलश पौधा भी कहते हैं, कि निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है? घटपर्णी का साइंटिफिक नेम है निपेंथिस खासियाना। ये सिर्फ मेघालय की खासी नामक पहाड़ियों में पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो संरचना होती है वो एक कलसे का रूप ले लेती है। जब भी कोई जंतु उसमें आकर बैठता है तो वो उसको ढक लेती है, जिसके कारण उसको हम कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं। तो कह रहा है कि उसकी कौन सी संरचना एक घट के रूप में रूपांतरित हो जाती है? ऑप्शन है अनुपर्ण, पर्णवृंत, पत्ता या स्तंभ। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपर्ण। अनुपर्ण जो है वह एक घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? यानी इनमें से कौन सा प्राणी मैमेलिया वर्ग का नहीं है? यहाँ ऑप्शन है मछली, मनुष्य, व्हेल या चमगादड़। तो
यहाँ जो 3 ऑप्शन है इनमें से, यानी मछली, व्हेल या चमगादड़, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों मैमेलिया वर्ग में आते हैं, ये स्तनधारी प्राणी हैं। सिर्फ इनमें से पहला जो ऑप्शन है मछली, यही एक स्तनधारी प्राणी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेनिसिलिन नामक जो प्रतिजैविक है या एंटीबायोटिक है, यह किससे मिलता है, किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकी, यहाँ ऑप्शन है कवक, संश्लेषित साधनों से, जीवाणु से या विषाणु में से किससे पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कवक से। कवक का फंजाई, उससे पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक है वो प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता को आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिकी नाम दिया? किस वैज्ञानिक ने? यहाँ ऑप्शन है H.J. मूलर, W. बेटसन, C. कोरेंस या ग्रीगर मेंडल। किसने नाम दिया आनुवंशिकी या आनुवंशिकी विज्ञान का? तो आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, W. बेटसन। इन्होंने आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिकी नाम दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ ऑप्शन है एस्ट्रोलॉजी, एंथोलॉजी, फिनोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पुष्पों का अध्ययन पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। जी हाँ, एंथोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? यहाँ ऑप्शन है यक्षमा, पीलिया, मलेरिया या चेचक। तो यक्षमा के बारे में बहुत लोग यक्षमा नाम से उसको कम ही जानते हैं। यक्षमा टीबी को कहते हैं, टीबी या तपेदिक। तो ये तो भी जीवाणु के कारण होता है। पीलिया या मलेरिया, ये भी दोनों रोग जीवाणु के कारण ही होते हैं। यहाँ विषाणु के कारण पूछ रहा है, तो विषाणु के कारण कौन सा हो जाएगा? चेचक। चेचक जो है वह विषाणु के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस, ऑप्शन है व्हेल, पेंगुइन, ऑटर या कछुआ। तो यहाँ हमसे नृशंस प्राणी पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कछुआ। ये एक नृशंस प्राणी पूछ रहा है, नृशंस प्राणी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? किससे बनता है ये एंटीबॉडीज? जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वह एंटीबॉडीज के कारण ही शरीर में होती है। यहाँ ऑप्शन है लाल रुधिराणु, इयोसिनोफिल्स, प्लेटलेट्स या लिम्फोसाइट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट किसमें होता है? जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उसी में लिम्फोसाइट होता है, जिससे एंटीबॉडीज का निर्माण होता है शरीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है या किसको जाता है? ऑप्शन है खुराना, अरस्तु, ब्राउन या रीटर। किसको पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? किसने प्रतिपादन किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी शब्द है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रीटर। इन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोडियम डायोसल्फेट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? हाइपो जो होता है वह रासायनिक रूप से क्या है? यहाँ ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम फॉस्फेट या सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या उपयोग होता है रासायनिक के रूप में? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मधुसूदनी एक स्त्राव है। किस प्रकार का स्त्राव होता है? मधुसूदनी जो है वह किस प्रकार का स्त्राव है? यहाँ ऑप्शन है पेप्टाइड, एस्टेरॉल,
अवतवशीय अम्ल या ग्लाइकोलिपिड किस प्रकार का यह एक अंतःस्त्राव है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह एक पेप्टाइड है। मधुसूदनी जो स्त्राव यह पेप्टाइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से किसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं? ऑप्शन है मनुष्य में, हाथियों में, ब्रायोफाइटा में या टेरिडोफाइटा में। क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम की संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, चमड़ा निकाला जाता है किससे? किससे चमड़ा निकाला जाता है? ऑप्शन है चर्म और अवतवशीय ऊतक से, चर्म और अधिचर्म दोनों से, सिर्फ चर्म से या उपरोक्त सभी से। तो चमड़ा का जो उत्पादन होता है, चमड़ा उत्पादन में सिर्फ चर्म से ही चमड़ा निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जिसके अनुसार एक जीन एक एंजाइम के संश्लेषण का नियंत्रण करता है, किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन है जेकब और मोनाल्ड, बीडल और टेटम, आर्थर और कॉर्नबर्न या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा पढ़े होंगे तो याद होगा। आंसर हो जाएगा बीडल और टेटम। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन है श्वसन, उत्सर्जन, पोषण या उपयुक्त सभी। तो जैव प्रक्रम जीव शरीर में उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिश्रण है जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जिससे जीव मतलब जीव जो है वह अपने कार्यों को संपादित करने में सक्षम होता है। तो यहाँ जो भी दिया गया जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, पोषण है, ये सभी क्या है? ये सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसमें जैसे जनन भी हो गया, प्रकाश ये भोजन का जो पाचन है वह भी हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? यानी दिए गए जो बीमारियों के नाम है इनमें से कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो विषाणु के कारण होती हैं? पहला ऑप्शन है पोलियो और तपेदिक यानी पोलियो और टीबी, दूसरा है तपेदिक और इन्फ्लुएंजा, तीसरा ऑप्शन है पोलियो और बर्ड फ्लू और चौथा है मलेरिया और पोलियो। कौन से रोग हैं इनमें से जो विषाणु के कारण होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो और बर्ड फ्लू। ये जो बीमारियां हैं ये विषाणु के कारण होती हैं। यानी यहाँ पे युग्म पूछ रहा है, जोड़ा पूछ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। गीदड़ है, नेवला, बाघ या बंदर। तो ये कौन सा प्राणी लड़ता है? चलिए इसका आंसर बिल्कुल सही है, नेवला। जो आपने सोचा वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेवला। नेवला जो है वह सांपों से लड़ने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा को प्रतिष्ठा के अंतर्गत रखा गया। यह एक कोशिकीय प्राणी, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। इसमें एक कोशिकीय प्राणी है यह, यानी एक ही कोशिका से इसके जीवन संबंधी जो भी कार्य हैं वो संपादित हो जाते हैं। तो पूछ रहा है कि वह अपना भोजन का अंतर्ग्रहण किस संरचना के द्वारा करता है? यह ऑप्शन है सीलिया द्वारा, गुदाद्वार, कोशिका मुंह या कूटपाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कूटपाद। यानी भोजन जिस तरफ रहता है अमीबा उधर ही अपना कूटपाद का निर्माण कर लेता है और भोजन का अंतर्ग्रहण कर लेता है। क्योंकि अमीबा क्या है? अमीबा एक अनियमित कह सकते हैं अनियमित प्राणी है, यानी यह अपने आकार को परिवर्तित करते रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया? यहाँ ऑप्शन है वॉन मॉल ने, लेमार्क और ट्रेविडेनस, पुरकिंजे या अरस्तु ने। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका आंसर बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है,
एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक जो बीमारी वह किससे उत्पन्न होती है या इसका रोगाणु क्या होता है? यहाँ ऑप्शन है प्रोटोजोआ, निमेटोड, कवक या जैव उर्वरक। किसके द्वारा एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है वह किसके कारण होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कवक। कवक के कारण एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, तारपीन प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल सुने होंगे आप लोग, वह किससे प्राप्त किया जाता है? देवदार, अशुद्ध पेट्रोलियम, ओक या चीड़, किससे प्राप्त किया जाता है तारपीन? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, चीड़ से। तारपीन जो है वह चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी यानी किसके शरीर का तापमान जो है वह वातावरण के तापमान के अनुसार नहीं बदलता? तो ऑप्शन है चमगादड़, छिपकली, सांप या शार्क। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोचिए, नियत तापी पूछ रहा है। अनियत तापी जंतु कौन कौन से? छिपकली है, सांप है, शार्क है, ये सब क्या है? अनियत तापी जंतु है, क्योंकि इनके शरीर का तापमान जो है वह वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नियत तापी जंतु चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ क्या है? चमगादड़ एक स्तनपायी जंतु या बच्चों को जन्म देता है और इसे मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। यह क्या है? यह एक नियत तापी जंतु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी के कारण अरक्तता या एनीमिया होती है? ऑप्शन है कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम या आयरन। किसकी कमी से एनीमिया या अरक्तता होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आयरन, यानी आयरन की कमी से, जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो एनीमिया या अरक्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है, यानी कौन दिएगा जो ऑप्शन है यहाँ, कौन सी नस्ल है जो सबसे ज्यादा पशुधन उत्पन्न करती है, भाई बच्चे ज्यादा जन्म देती है? ऑप्शन है भेड़ बकरिया, श्वेत लेग हॉर्न कुक्कुट, ब्रॉयलर या शूकर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा शूकर, क्योंकि ब्रॉयलर जो है यह सबसे ज्यादा अंडे देती है, सिर्फ शूकर है जो सबसे ज्यादा बच्चे जन्म देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, गोबरछत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबरछत्ता, गोबरछत्ता ऑप्शन है मृतजीवी, पराशरणी, स्वपोषी या परजीवी। तो गोबरछत्ता तो लगभग लोग देखे ही होंगे, जो भी गांव वगैरह गए होंगे या जो गांव में ही रहते होंगे उसमें तो देखा ही होगा, मृतजीवी है ये गोबरछत्ता। गोबर पर जो उगते हैं कवक उनको कहते हैं गोबरछत्ता। तो इसका हो जाएगा मृतजीवी। मृतजीवी किसको कहते हैं? जो सड़ी गली चीज़ों पे आश्रित रहते हैं। चलिए तो आज का यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। चलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए घर पे। चलिए धन्यवाद।